हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने हमारी लास्ट वीडियो में बात करी थी कि पिवट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है। उसके बाद हमने बात करी थी कि ईआरओस क्या होते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। और उसके बाद हमने देखा था कि एक्लॉन फॉर्म क्या होती है। जो हमारे पास में सिस्टम होता है एक, इस तरीके से इसको हम एक शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है। और जो ये फॉर्म होती है हमारे पास में, इसको हम एक्लॉन फॉर्म बोलते हैं। यहाँ से एक्लॉन फॉर्म तक आने के लिए हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। और ये जो ऑपरेशन है हम हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के ऊपर यूज करते थे। ठीक है। तो हमने कल यहाँ तक बात करी थी। ये हमारे पास में सिस्टम वन है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। ए एक्स इक्वल्स टू बी। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 -3 -3 -4 6 -2 -3 8 एक्स वाई जेड। और यहाँ पे राइट हैंड साइड 6 8 और -b। ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपनी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। तो वो क्या आ जाएगी, फर्स्ट रो है, इसका हमारे पास में पिवट ये हो गया। ठीक है। अब इसके नीचे मुझे यहाँ क्या चाहिए, 0 0 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम R2 को चेंज करेंगे R2 -2R1 से। ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो R3 है उसको चेंज करेंगे R3 + 3R1 से। ठीक है। कि यहाँ पे -3 है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 0 0। यहाँ पे आ जाएगा -3 -2। यहाँ पे हमारे पास में 6 है। ठीक है। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास में क्या आ गया। ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट, हमारे पास में आ गया 1। 2 से मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, -4। फिर यहाँ पे आ जाते हैं R3 पे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई ऐड, तो हमारे पास 0 आ गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, -3। 3 से मल्टीप्लाई ऐड, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो 13। ठीक। फिर हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे R2 को चेंज करता हूँ R2 + R3 के साथ। ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, R3 को चेंज करते हैं R3 -3R2। ठीक है। क्या कर रहे हैं हम इसको, 3 से मल्टीप्लाई और सेपरेट कर देंगे। ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पे सेकंड पिवट आ चुका है। ठीक है। तो हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखो, ये हमारे पास में एक्लॉन फॉर्म आ चुकी है। ये इसका पहला पिवट हो गया, इसका दूसरा पिवट हो गया और इसका तीसरा पिवट हो चुका है। ठीक है। ठीक। तो अब देखो, इसको हम वापस ऐसे लिखते हैं, 1 0 0 -3 -1 0 -2 3 और -7। यहाँ पे एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 6 9 और -14। ठीक है। तो देखो, ये R1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, x -3y -2z इक्वल्स टू 6। जब R2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -y + 3z इक्वल्स टू 9। और यहाँ पे आएगा तो -7z इक्वल्स टू -14। ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि हमारे पास में एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन आ गई। ठीक है। तो हमारे पास में 3 कंडीशन आई। ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास में नंबर ऑफ पिवट है वो भी कितने, 3 है। ठीक है। ये हमारे पास में है सिस्टम 2। अब देखो, इसके लिए वापस ये लिखेंगे, हमारे पास में क्या आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, R2 को चेंज करेंगे, कैसे, R2 -3R1 और R3 को चेंज करेंगे R3 + 4R1 से। ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो आप देख रहे हो हमारे पास में जो पिवट है सिर्फ एक आ रहा है। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, तो हमारे पास में क्या हो रहा है, देखो R1 मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे x -2y -3z इक्वल्स टू 0। और बाकी क्या आ गया, यहाँ पे 0 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, फिर 0 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ठीक है। तो देखो हमारे पास में कंडीशन कितनी आई, 1 कंडीशन आई है यहाँ पे। ठीक है। और हमारे पास में नंबर ऑफ पिवट भी कितना है, 1 है। ये हमारे पास में सिस्टम 3। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास ए एक्स इक्वल्स टू बी कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में एक पिवट है पहले से, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो R3 है
उसको हम चेंज कर लें R3 माइनस वाइस ऑफ R2। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? तो अब देखो, यहाँ पे हमारे पास में नंबर ऑफ पिवट 2 है, और जब इसको हम 1 0 0 माइनस 2 2 0 लिखेंगे, 0 माइनस 4 0। ठीक है, तो हमारे पास में एक कंडीशन क्या आ रही है? एक्स माइनस 2 वाई इक्वल्स टू 1। दूसरी आ रही है 2 वाई माइनस 4 जेड इक्वल्स टू 1। और तीसरी कंडीशन आ रही है हमारे पास में 0 इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये होता है? नहीं होता। लेकिन अभी हम उसके ऊपर नहीं आते हैं। अब देखो, हमारे पास में कंडीशन कितनी है? 2 है। ठीक है, जो सिस्टम 1 था, इसके लिए हमारे पास में 3 कंडीशन थी, और जो हमारे पास नंबर ऑफ पिवट थे वो भी कितने थे? 3 थे। हमारे सिस्टम 2 में क्या हुआ? नंबर ऑफ पिवट 1 आ गए, तो हमारे पास में एक कंडीशन आई। ठीक है, और जो सिस्टम 3 है इसमें 2 कंडीशन आ रही है, और जो पिवट है वो भी कितने हैं? 2 है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ पिवट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कंडीशन होगी? ठीक है, इसके बाद मैं एक्लोन फॉर्म लिखता हूँ फॉर सिस्टम 1, सिस्टम 2 और सिस्टम 3। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखो, इसके पास में नंबर ऑफ पिवट है 3। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ पिवट है 1, और यहाँ पे नंबर ऑफ पिवट है 2। ठीक है, जो हमारे पास में ये वाला कॉलम है, ये किसका है? जो हमारे एक्स है उसके आगे जो कोएफिशिएंट थे वही ये लिखे हुए हैं हमने यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो कॉलम है ये वाई का है, ये वाला कॉलम जेड का है। ठीक है, वैसे ये वाला कॉलम एक्स वाई और जेड का है, ये वाला कॉलम एक्स वाई जेड का है। ठीक है, तो अब देखो, ये वाले कॉलम में हमारे पास में पिवट है, इसमें भी और इसमें भी। इसका मतलब जो एक्स वाई जेड है उनको हम बोलेंगे कि इनके ऊपर कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। यहाँ पे जो हमारे पास पिवट है वो बस एक्स के पास में, तो हम बोलेंगे कि जो कंस्ट्रेंट है वो बस एक्स के ऊपर प्रेजेंट है। वाई और जेड को हम बोलेंगे कि ये फ्री वेरिएबल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? जो पिवट है वो एक्स के ऊपर है और वाई के ऊपर है, तो जो हमारे पास कंस्ट्रेंट आएगा वो एक्स के ऊपर आ रहा है और वाई के ऊपर आ रहा है। जेड हमारे पास क्या है? फ्री वेरिएबल। ठीक है, तो जो हमारे पास में पिवट होता है वो हमारी हेल्प करता है ये चीज़ देखने में कि कौन सा वेरिएबल कंस्ट्रेंट होगा और कौन सा वेरिएबल फ्री होगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में कंस्ट्रेंट वेरिएबल होते हैं ना, उनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं हम फ्री वेरिएबल्स की फॉर्म में। ठीक है, इसका मतलब देखो, जो मेरे पास सिस्टम 3 है, सबसे पहले सिस्टम 3 की बात करते हैं। ये हमारे पास में एक्लोन फॉर्म थी, तो देखो एक कंडीशन क्या आ रही थी हमारे पास में? ये R2 की वजह से 2y माइनस 4z इक्वल्स टू 1 आया था। तो देखो, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ z में। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि z हमारे पास में क्या है? फ्री वेरिएबल है। ठीक है, और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x माइनस 2y इक्वल्स टू 1 था, y की जगह पे ये वाली वैल्यू रख देंगे, तो x माइनस 1 माइनस 4z इक्वल्स टू 1 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास में x इक्वल्स टू 2 प्लस 4z आया। ठीक है, वैसे ही सिस्टम 2 है। अब देखो, जो हमारा x है बस उसके ऊपर कंस्ट्रेंट है, यहाँ पे y और z फ्री हो गए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मेरे पास में x क्या आ गया? 2y प्लस 3z। तो मैंने x को y और z की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, फिर हमारे पास में आता है सिस्टम 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कंडीशन आ रही है -7z इक्वल्स टू -14। इसका मतलब z कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन है -y प्लस 3z इक्वल्स टू 9, -y प्लस 6 इक्वल्स टू 9 आ गया। यहाँ से y इक्वल्स टू -3। ठीक है, और x माइनस 3y माइनस 2z इक्वल्स टू 6 है। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 9 -4 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्यूशन लिखूँ कि एक्स वाई जेड कौन कौन इसको सेटिस्फाई करता है, तो वो 1 -3 और 2 आया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या मिला? यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम 2 है हमारे पास में, इसको देखो, इसके लिए अगर मैं सॉल्यूशन सेट लिखूँ तो वो क्या आएगा? एक्स वाई और जेड, और हमने एक्स की वैल्यू निकाली है 2y प्लस 3z निकाला हमने, और यहाँ पे y और z आ गया। ठीक है, यहाँ से अब मैं ये कर सकता हूँ कि y और z को सेपरेट कर दे। 2y y 0 प्लस
3z 0 और z, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? इनको ऐड करूंगा तो वापस मुझे यही चीज मिल जाएगी। ठीक है। अब 2 1 और 0, यहाँ पे मैंने y लिख दिया, प्लस में 3 0 और 1, यहाँ पे z लिख दिया। ठीक है। और y और z जो है वो मेरे r से आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। और जो हमारे पास में सिस्टम 3 था, अब देखो यहाँ पे एक लास्ट कंडीशन क्या आई थी हमारे पास में? 0 = 3। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास में नो सॉल्यूशन। इसके बाद हम बात करते हैं रैंक के बारे में, कि रैंक क्या होती है। तो देखो, सिस्टम 1 पे आते हैं। ये इसका पिवट है, ये भी इसका पिवट है, और ये भी इसका पिवट है। तो अब देखो, ये हमारे पास में क्या है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। और एक हमारे पास में मैट्रिक्स ए होती है। ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये हमारे पास में ए का है। ठीक। इसके पास जितने नंबर ऑफ पिवट होंगे, उसको हम बोलते हैं कि वो हमारी ए की रैंक होगी। ठीक है। जो हमारी मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर क्या है? 3 × 3 है। ठीक। मतलब जितनी हमारे पास में रोज थी यहाँ पे, उन सबके पास में एक एक पिवट है। इस वाले केस को हम बोलते हैं कि ये फुल रैंक है। ठीक है। मतलब कि इससे ज्यादा रैंक हो ही नहीं सकती इसके पास में। ठीक है। तो अगर हमारे पास में फुल रैंक प्रेजेंट हो हमारे मैट्रिक्स ए की, तो इस केस में हमें ऑलवेज यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। जो हमारे पास में सिस्टम 2 था, इसकी रैंक क्या होगी? इसका मतलब 1 हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास में एक ही पिवट प्रेजेंट है। अगर हमारे पास में रैंक जो है वो फुल रैंक नहीं होती, तो हम देखते हैं कि ए और जो हमारे पास ए ऑगमेंटेड बी है, इन दोनों की रैंक क्या आ रही है। ठीक है। तो अभी हमने रैंक ऑफ ए देखी, ये कितनी है हमारे पास में? 1 है। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब, अब इस पूरी मैट्रिक्स को मैं एक मैट्रिक्स मान के चलूंगा। ठीक है। इसका मतलब ये हमारे पास में क्या है? 3 × 4 की मैट्रिक्स बन रही है। अब देखो, इसके पास भी जो नंबर ऑफ पिवट कितना है? 1 है। इसका मतलब इसकी रैंक भी कितनी आ रही है? 1 आ रही है। अगर इन दोनों की रैंक इक्वल हो जाए, तो हमें मिलते हैं इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये कब देखते हैं हम? जब हमारे पास में फुल रैंक नहीं होती। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सिस्टम 3 की। इस केस में देखो, एक पिवट हमारे पास ये रहा, एक पिवट ये रहा, और यहाँ पे पिवट नहीं है। इसका मतलब जो रैंक ऑफ ए है वो कितनी है? 2 है। क्या ये फुल रैंक है? नहीं है ना, क्योंकि ए का ऑर्डर हमारे पास में क्या था? 3 था। इसके बाद हम क्या करेंगे? जो हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, उसकी रैंक देखेंगे। तो अब देखो, 1 - 2 0, 1 0 2 -4 1 0 0 0 और 3। ठीक है। ये मेरी मैट्रिक्स है। अब देखो, एक पिवट, दो पिवट, और इसके पास में पिवट आ गया। तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। अगर इन दोनों की रैंक सेम नहीं है, तो हमें क्या मिलता है? नो सॉल्यूशन। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जो भी कुछ हमने अभी तक किया है, उसको हम फॉर्मली लिख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात करी थी कंस्ट्रेंट वेरिएबल के बारे में। ये क्या होते हैं? ठीक है। तो वो वेरिएबल्स जिसके लिए हमारे पास में एक पिवट एग्जिस्ट करता हो एक्लॉन फॉर्म के अंदर, उसको हम बोलते हैं कि वो हमारे पास में क्या है? कंस्ट्रेंट वेरिएबल। जो ये सिंबल है, इसको हम बोलते हैं वेयर एग्जिस्ट। फ्री वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिसके लिए हमें एक भी पिवट ना मिले, उन्हें हम क्या बोल देंगे? कि वो फ्री वेरिएबल्स है। उसके बाद हमने देखा था कि रैंक क्या होती है। तो रैंक को अगर मैं डिफाइन करूं, नंबर ऑफ पिवट इन एक्लॉन फॉर्म। मुझे एक चीज और बताओ, यहाँ पे हमारे पास में ये एक नॉन जीरो रो है, यहाँ पे भी एक नॉन जीरो रो है, और ये एक जीरो रो आ गई। तो अगर मैं सिस्टम 3 के लिए ये पूछूं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, तो वो 2 है। और इसकी रैंक कितनी आई है? 2 आई है। ठीक है। यहाँ पे सिस्टम 2 के लिए हमारे पास में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है, वो कितनी है? 1 है। और इसकी रैंक कितनी आई है? 1। ठीक है। जो हमारे पास में सिस्टम 1 है, इसके लिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है? 3 है। और इसकी रैंक कितनी है हमारे पास? ठीक है।
ये हमारे पास में एक सिस्टम है। तो अब देखो, इसके लिए अगर मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखूं तो क्या आएगी। अब इसके लिए एक्लोन फॉर्म निकालें तो क्या करेंगे, R2 को चेंज करते हैं R2 माइनस वाइस R1 से, और R3 को चेंज करेंगे R3 माइनस 3R1। फिर हम क्या करते हैं, R3 को चेंज करते हैं R3 माइनस वाइस R2, तो हमारे पास में आएगा। तो अब देखो, इसके आगे हम और कुछ सोल्व नहीं कर सकते। ये हमारे पास में फाइनली एक्लोन फॉर्म आ गई है। तो हमारी एक्लोन फॉर्म क्या है हमारे पास में, ठीक है। देखो, एक पिवट, दूसरा पिवट, इसकी रैंक कितनी आ गई, 2 आ रही है। ये रैंक किसकी है, एक ही है। और जो ए का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है ना, इसका मतलब फुल रैंक नहीं हुआ ये। तो अब हम क्या करेंगे, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसकी रैंक फाइंड करेंगे। तो 1 0 0 2 1 0 -3 -2 0 1 2 और 0, ठीक है। जब मैं इसकी रैंक फाइंड कर रहा हूँ तो वो भी कितनी मिल रही है मेरे को, 2 मिल रही है, ठीक। अगर इन दोनों की रैंक सेम हो गई, इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, ये वाला कॉलम एक्स का है, ये वाला कॉलम वाई का, और ये वाला कॉलम जेड का है। यहाँ पे क्या हो गया, जो एक्स और वाई है वो क्या है, कंस्ट्रेंट है, ठीक। और जो जेड क्या है, फ्री है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई को जेड की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास मैट्रिक्स होती 1 0 0 2 1 0 -3 -2 0, और यहाँ पे 1 2 और 0 था, ठीक है। इसको लिखेंगे 1 0 0 2 1 0 -3 -2 0, यहाँ पे एक्स वाई जेड, और यहाँ पे आ गया 1 2 और 0, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड रो से हमारे पास में क्या आ रहा है, वाई माइनस 2 जेड इक्वल्स टू 2। तो वाई कितना आ गया, 2 + 2 जेड, ठीक है। फिर यहाँ से एक्स प्लस 2 वाई -3 जेड इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। वाई की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास में आएगा 4 + 4 जेड -3 जेड इक्वल्स टू 1, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई, ये इधर गया तो -3, इसकी वैल्यू जेड है, यहाँ पे -जेड हो जाएगा, ठीक। तो सॉल्यूशन सेट जो है हमारा एक्स वाई जेड, यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू कितनी है, -3 -जेड, वाई की वैल्यू कितनी है, 2 + 2 जेड और जेड, ठीक है। जहाँ पे जेड हमारा क्या है, रियल लाइन पे सारा है। जैसे हम जेड को चेंज करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।